गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो पार्टिकल के ऊपर नेट एक्सेलरेशन क्या लग रहा है। तो जब भी पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा विथ ओ एज ए सेंटर आर विद द रेडियस, तो पार्टिकल के ऊपर दो तरह का एक्सेलरेशन लगेगा। एक एक्सेलरेशन को हम लोग बोल रहे थे कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। और एक दूसरा एक्सेलरेशन लग रहा था दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसको हमने कहा था रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटिपिटल एक्सेलरेशन, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या था v² अपॉन r। चूँकि एक ही पॉइंट से दो एक्सेलरेशन लग रहा है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग डिटरमाइन किए थे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन था। तो यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आपके पास क्या था, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। दिस इज द टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन क्या था, दैट इज रेडियल या सेंटिपिटल एक्सेलरेशन इज जनरली इक्वल टू v² अपॉन r। एंड नेट एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि यह टेंजेंटियल एक्सेलरेशन और सेंटिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन इस नेट एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हैं, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए आपके पास नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंटियल का स्क्वायर। नाउ यही टेंजेंटियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है इस पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाने के लिए, कि अगर पार्टिकल में टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लग रहा है देन टेंजेंटियल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एंड देयरफॉर मोशन इज नो लॉन्गर रिमेन यूनिफॉर्म, इट विल बिकम नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर नोट में क्या कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन is responsible for increasing speed of particle during circular motion। तो आपके पास यह टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाने में। अगर यहाँ पर पार्टिकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और हमारे पास टेंजेंटियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक सेकेंड के बाद सपोज पार्टिकल यहाँ पर आ जा रहा है तो यहाँ पर उसका स्पीड क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ पर होगा तो उसका स्पीड हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यानी 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा इन एवरी 1 सेकेंड, क्योंकि हमारे पास टेंजेंटियल एक्सेलरेशन हमने क्या माना कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। लेकिन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सेंटिपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंटिपिटल एक्सेलरेशन केवल रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल के डायरेक्शन को बदलने के लिए। तो सेकेंड पॉइंट सेंटिपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन। केवल सेंटिपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदलने का काम करेगा। नाउ लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड विद दिस। हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि अ कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर कर्व दैट हैज रेडियस 50 मीटर। तो सपोज हमारे पास यह एक सर्कुलर रोड है एंड हेयर वी हैव अ कार। Suppose here we have a car and a car is traveling along a circular curve that has radius, यानी यह कार सर्कल में ऐसे
मूव कर रहा है इस सर्कुलर ट्रैक के अंदर, इट इज मूविंग इन अ सर्कल विथ रेडियस ऑफ दिस सर्कल हमारे पास क्या है 50 मीटर एंड स्पीड, इसका स्पीड यानी टेजेंट ड्रॉन ऑन दिस कर्व will generally represent speed and speed is generally equal to 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, दिस वी हैव अ सर्कुलर ट्रैक एंड इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर अ कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर कर्व विद द रेडियस 50 मीटर एंड जिसका स्पीड हमारा 16 मीटर पर सेकेंड है एंड इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड, यानी इसका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस कार का स्पीड हर एक सेकेंड बाद 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, यानी दिस 8 मीटर पर सेकेंड इज नथिंग बट टेजेंटियल एक्सेलरेशन, और टेजेंटियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, और यही टेजेंटियल एक्सेलरेशन इसके स्पीड को बढ़ाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस dv/dt is nothing but 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ये बताइए कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इस एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट, उस समय इस पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन क्या है। तो नेट एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट दैट इज AR² प्लस AT का होल स्क्वायर, क्योंकि जब यह कार सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो पूरे मोशन के दौरान में इस कार का डायरेक्शन भी बदल रहा है और इसका स्पीड भी बदल रहा है, क्योंकि हमारे पास एक टेजेंटियल एक्सेलरेशन लग रहा है। टेजेंटियल एक्सेलरेशन का तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन इज जनरली इक्वल टू v²/r एंड रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v हमारे पास 16 है तो 16 का स्क्वायर अपॉन 50 एंड दिस इज जनरली इक्वल टू 256/50। हम लोग यहाँ पर वैल्यू डाल रहे हैं तो a इक्वल टू दिस रेडियल एक्सेलरेशन आपके पास क्या है 256/50 का होल स्क्वायर प्लस टेजेंटियल एक्सेलरेशन इज जनरली 8 स्क्वायर। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी जनरली गेट 9.5 मीटर पर सेकेंड square. So this is the speed of the car. Now let us take another situation which are related with this. Question है आपके पास कि the speed of the particle moving in a circle of radius r is equal to 2 meter vary with the time t as v is equal to t square. Find the radial, tangential and net acceleration at t is equal to 2 second. तो हमारे पास यह एक सर्कुलर पाथ है, here we have a particle, O is the center and the speed of the particle moving in a circle of radius r is equal to 2 meter is given to us। और यह टेजेंट ड्रॉन, अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वह टेजेंट हमारे स्पीड को बता रहा है और वह स्पीड हमारा एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो फाइंड द रेडियल, टेजेंटियल एंड नेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। नाउ सिंस टेजेंटियल एक्सेलरेशन सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो टेजेंटियल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू AT इज जनरली इक्वल टू dv/dt, यानी हमने क्या किया कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया t स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी v के जगह पर हम लोग t स्क्वायर पुट कर सकते हैं एंड दिस इज जनरली इक्वल टू 2t। हमें टेजेंटियल एक्सेलरेशन चाहिए कब, जब t का वैल्यू हमारा 2 है तो दैट इज इक्वल टू 2 × 2 एंड देयरफॉर वी गेट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द टेजेंटियल एक्सेलरेशन। नाउ हमें रेडियल एक्सेलरेशन, नाउ रेडियल एक्सेलरेशन that is radial acceleration is generally equal to v² / r और v का वैल्यू हमारे पास क्या है t स्क्वायर, तो दैट इज
टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू टी पावर 4 अपॉन आर। दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन टी का एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो टी के जगह पर हम लोग 2 डालेंगे, 2 पावर 4, और रेडियस इसका 2 मीटर दिया हुआ है, तो दिस इज जनरली इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड देयरफॉर हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेट एक्सेलरेशन, नाउ रेडियल, यह रेडियल एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड टेंजेंटियल हमारा इस डायरेक्शन में, एंड नेट एक्सेलरेशन हमारा किस डायरेक्शन में लगेगा, तो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। एंड नेट एक्सेलरेशन इज जनरली इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, दैट इज ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए रेडियल हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, एंड दिस विल जनरली इक्वल टू 64 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस विल बी द नेट एक्सेलरेशन। तो सो फार अभी तक हम लोग काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डायनेमिक ऑफ अ सर्कुलर मोशन। और डायनेमिक ऑफ अ सर्कुलर मोशन को डिस्कस करने के लिए हमें टर्म से जाना होगा, दैट इज पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली है क्या, तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में, यानी व्हेनेवर, ये हमारे पास एक सर्कल है विथ ओ एज अ सेंटर, तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो पूरे मोशन के दौरान में पार्टिकल का डायरेक्शन हमारा बदलते रहता है। तो व्हेनेवर अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल यूनिफॉर्मली, then throughout its motion direction of a particle keep on changing। चूंकि डायरेक्शन बदल रहा है, therefore velocity of the particle will also change। तो whenever a particle move in a circle with uniform speed throughout its motion direction of a particle keep on changing throughout its motion, direction of particle keep on changing। चूंकि keep on changing, चूंकि डायरेक्शन पार्टिकल का बदल रहा है, and hence velocity of particle will also change। वेलोसिटी क्यों बदल रहा है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और कभी भी डायरेक्शन तभी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, डायरेक्शन तभी बदल सकता है अगर मोशन के, पार्टिकल के ऊपर मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल विल चेंज, direction of particle will change if force is applied perpendicular to
डायरेक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी अगर पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है, एंड दिस फोर्स इज जनरली कॉल्ड एज सेंटीपिटल फोर्स। यानी जब भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कभी भी किसी भी पार्टिकल का डायरेक्शन तभी बदल सकता है जब मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगे, और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स। तो फोर्स which act towards the center of the circle during the circular motion is called as centripetal force. तो force which act towards center of the circle, when particle move along the circular path, along circular path is called as centripetal force, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग किसको कहेंगे कि द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन पार्टिकल मूव अलोंग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स is generally equal to mass of particle into centripetal acceleration या radial acceleration। तो now centripetal force is generally equal to mass and centripetal acceleration या radial acceleration is generally equal to v square upon r। तो this is the magnitude of centripetal force। Since v is equal to omega r and therefore centripetal force can also be written as m omega square r। हमने v के जगह पर ओमेगा r डाला। ऑल्सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं m ओमेगा इंटू ओमेगा r एंड v इज जनरली इक्वल टू ओमेगा r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स can also be written as m omega v। This is also a centripetal force। Now can we able to write the centripetal force in term of frequency? तो अगर हम concentrate करें तो centripetal force in term of frequency में लिखने के लिए हम लोग जान रहे हैं क्या कि whenever particle describe a circle, ओमेगा इज जनरली इक्वल टू, जो हम लोग पीछे डिस्कस किए थे, दैट इज ओमेगा इज जनरली इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी एंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज जनरली कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। और अभी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, एम भी ओमेगा। तो नाउ दिस ओमेगा reciprocal of time period is called as frequency। तो omega will become 2 pi and 1 upon t will become nu। तो now centripetal force can be written as m v, और इस ओमेगा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 pi nu एंड therefore centripetal force को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 pi m v into nu। This is also a centripetal force। But how we are going to write centripetal force in vector form? तो centripetal force in vector form, centripetal force in
वेक्टर फॉर्म, सेंट्रीपिटल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारे पास कोई एक पार्टिकल, ये हमारे पास कोई एक पार्टिकल है एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल with O as a center. A line joining from center to motion of this particle is generally called as radial vector, radius vector या position vector। तो मान लिया कि रेडियस वेक्टर r और इस रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमारा इस तक और इस डायरेक्शन को हमने यूनिट वेक्टर r कैप से रिप्रेजेंट किया। लेकिन व्हेनेवर पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल, पूरे मोशन के दौरान में इस पार्टिकल का डायरेक्शन बदल रहा है। अभी पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अभी पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जरूर ना कोई फोर्स लगा है, दैट इज जनरली कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस लोकेशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा सेंटर की तरफ है, जबकि पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हमने इसके डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर जनरली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, तो अगर हमने डायरेक्शन को रिवर्स किया तो लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज जनरली इक्वल टू mv² अपॉन r, और डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस यूनिट वेक्टर को लिया तो -r कैप, यानी हमने इसके यूनिट वेक्टर को रिवर्स लिया। तो नाउ दिस इज इन वेक्टर फॉर्म एंड देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, -mv² अपॉन r इंटू r कैप। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि अ पार्टिकल of mass m attached to end of string and whirled in horizontal circle, if L is length of string, V is speed of particle, find tension force acting on it। तो उसके ऊपर टेंशन फोर्स क्या लग रहा है, इस चीज को निकालिए। तो सिचुएशन क्या हमने कहा कि अ पार्टिकल इज व्हर्ल इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, यानी ये हमारे पास पार्टिकल इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमारे पास रस्सी है एंड अ पार्टिकल इज अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सिचुएशन को विजुअलाइज करने के लिए हमने क्या किया कि इसे एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर हमने ले लिया। हियर वी हैव अ हॉरिजॉन्टल टेबल। नाउ वी हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m which is made to whirl in a horizontal circle with O as a center, और इस स्ट्रिंग का लेंथ L है एंड V is the velocity। What is the tension force acting on a string? तो सेंट्रीपिटल कभी भी एक रियल फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल इज अ टाइप ऑफ इमेजिनरी फोर्स। एनी फोर्स, whether it will be tension, gravitational, friction, electrostatic force, magnetic force, spring force, any force may behave as a centripetal force। तो चूंकि ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो कोई भी पार्टिकल सर्कल में तभी घूम सकता है जब इसके मोशन के
यानी सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक फोर्स लगे एंड दैट फोर्स मस्ट बी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब हम इस ब्लॉक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। चूंकि ये टेबल के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड रस्सी से अटैच्ड है, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग एंड देयरफॉर टेंशन फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और यही टेंशन फोर्स इस पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि यह सर्कल में मूव कर सके। तो हियर टेंशन फोर्स इज जनरली इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स and this tension is generally equal to centripetal force is generally equal to mass into centripetal acceleration that is equal to v square upon r, और r यहाँ पर क्या है, length of the string that is equal to L and therefore tension is generally equal to m v square upon L. This is the tension force which is acting on a string. अगर सेम क्वेश्चन में हमने क्या किया कि we take the mass of the particle at 0.25 kg and length is generally equal to 1.96 meter. हमने सेम क्वेश्चन ले रहे हैं लेकिन क्वेश्चन इज स्लाइटली चेंज। हमने क्या ले लिया कि इन अबव क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ इन अबव क्वेश्चन में इन अबव क्वेश्चन और अबव क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि दैट इज अ पार्टिकल ऑफ मास m। ये हमारे पास क्वेश्चन था कि अ पार्टिकल ऑफ मास m अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड व्हर्ल इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। इफ L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रिंग। तो इन अबव क्वेश्चन इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 0.25 kg and length of the string that is L generally become 1.96 meter. Find out the speed of the particle. Find out the speed of the particle if the tension force more than 25 Newton. In case if the tension force become more than 25 Newton then string break. So in above question if mass of the block is 0.2 kg and length of the string is equal to 1.96 meter, यानी पार्टिकल हमारा सर्कल में मूव कर रहा है लेकिन find the speed if जो हमने पिछले इसमें जो टेंशन हमने कैलकुलेट किया था, if this tension exceed more than 25 Newton, find the speed if string break, if tension force is more than 25 Newton। तो हमारे पास पिछले प्रॉब्लम में हमारे पास टेंशन क्या है, T इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन L। तो वी हैव T इज जनरली इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन L। नाउ अगर यह टेंशन का वैल्यू 25 न्यूटन से ज़्यादा है, यानी इफ T इज ग्रेटर और इक्वल टू 25 न्यूटन, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, स्ट्रिंग विल ब्रेक। क्लियर? तो हेयर T का वैल्यू हमारे पास क्या है, mv स्क्वायर अपॉन L इज ग्रेटर और इक्वल टू 25। तो v का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो v के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज v स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 25 इंटू L अपॉन m एंड दैट इज इक्वल टू 25 और L का वैल्यू हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 1.96 एंड मास ऑफ द पार्टिकल हमारे पास क्या है 0.25, दिस 196। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 196 एंड देयरफॉर this v is generally equal to under root 196 that is equal to 14 मीटर पर सेकेंड। तो अगर पार्टिकल 14 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चला है, इन दैट केस टेंशन विल ऑलवेज बी लेस देन 25 न्यूटन।
लेकिन जैसे ही अगर इसने स्पीड बढ़ाया, टेंशन विल ऑल्सो इंक्रीज एंड स्ट्रिंग विल ब्रेक। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर सिचुएशन एंड दैट इज कोनिकल पेंडुलम। अब हम लोग दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम एक्चुअली है क्या? तो इफ अ स्मॉल पार्टिकल of mass m attached to the end of the string and made to whirl in a horizontal circle, length of the string will describe a cone called as conical pendulum. So if a small particle of mass m attached to end of string and whirled in horizontal circle, length of string describe a cone called as conical pendulum। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉनिकल पेंडुलम। यानी कॉनिकल पेंडुलम हमारे पास क्या है कि सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग, a small particle of mass m, ये हमारे पास एक स्मॉल पार्टिकल है, मास ऑफ दिस पार्टिकल इज m and L be the length of this string and this particle is made to rotate in a horizontal circle. This particle is made to rotate in a horizontal circle. This is the center of the circle और ये हमारे पास रेडियस आर। तो अ पार्टिकल ऑफ मास m made to rotate in a horizontal circle, the length of this cone will describe, length of this string will describe a cone called as conical pendulum। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? conical pendulum। let L is equal to length of the string, theta is generally equal to angle made by string with vertical। अगर L इस स्ट्रिंग का लेंथ है और यह लेंथ वर्टिकल से थीटा का एंगल बना रहा, और the radius of the horizontal circle, small r be the radius of circle described by particle, Now let us draw free body diagram on this particle। तो चूंकि इसका मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg will act vertically downward। चूंकि ये रस्सी से अटैच है, टेंशन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। कभी भी प्रॉब्लम में हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो, सर्कल के सेंटर की तरफ आप एक्स एक्सेस ले लीजिए और इसके परपेंडिकुलर में वाई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह टी ना ही एक्स में लग रहा है ना ही वाई में, तो इस टी को आप दो कंपोनेंट में तोड़िए। तो इसके लिए हमने इसके पैरेलल में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये और यह लाइन पैरेलल, तो ये थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। नाउ टी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट इधर दैट इज इक्वल टू टी कॉस थीटा
और दूसरा कंपोनेंट हमारा इधर लगा एंड दिस विल बी टी साइन थीटा। हम लोग देख सकते हैं क्या कि यहाँ टी साइन थीटा सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यही टी साइन थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है टुवर्ड्स सेंटर। तो टी साइन थीटा दैट इज टी साइन थीटा इज जनरली इक्वल टू मास into centripetal acceleration that is equal to v square upon r, a first equation। चूंकि ये अगर यह सर्कल सेम पोजीशन पे रोटेट करते जा रहा है तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी t cos थीटा हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर, और यह इक्वेशन सेकेंड। नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, speed of a particle can easily be determined। तो using equation first and second, speed of a particle in horizontal circle can be determined। स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल सर्कल कैन बी डिटरमाइंड। हमने 1 को स्क्वायर किया, 2 को स्क्वायर किया, 1 को हमने इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से, 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज जनरली इक्वल टू एम दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। टी गेट कैंसिल और इमीडिएटली हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू आर जी, एंड देयरफॉर वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। दिस विल बी द स्पीड। नाउ tension of a string can also be determined using this equation first and second। तो tension of a string acting on a string can be calculated using इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया, इक्वेशन 2 को स्क्वायर किया और दोनों को जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज जनरली इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर का होल स्क्वायर और प्लस एम जी का होल स्क्वायर, एंड हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो टी इज जनरली इक्वल टू अंडर रूट, हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपन आर का होल स्क्वायर और प्लस एम जी का होल स्क्वायर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टेंशन फोर्स। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।